नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा और मैं ब्रजेश चौकसी। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का सिलसिला। जी हाँ, नगरीय निकाय चुनाव एक्ट में बदलाव के लिए शिवराज सरकार दूसरी बार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है ताकि प्रत्यक्ष तरीके से ही सही महापौर और अध्यक्ष के चुनाव कराए जाने की उसकी मंशा पर मोहर लग सके। क्योंकि कोरोना काल में सरकार विधानसभा में बिल पास कराकर एक्ट में संशोधन नहीं कर पाई, इस कारण कांग्रेस सरकार द्वारा लागू एक्ट ही लागू हो गया। दरअसल कांग्रेस सरकार महापौर अध्यक्षों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराना चाहती थी। इसके लिए कमलनाथ सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव एक्ट में बदलाव किया था, जिसका भाजपा विरोध कर रही थी। सत्ता परिवर्तन होने के बाद शिवराज कैबिनेट ने कांग्रेस सरकार के फैसले को पलटते हुए प्रत्यक्ष तरीके से ही चुनाव कराने का फैसला किया। इस मामले में सरकार अध्यादेश भी ला चुकी थी, लेकिन उसे अगले सत्र में विधानसभा में बिल लाकर आना था, जो नहीं ला पाई। नियमानुसार 6 महीने के भीतर बिल को विधानसभा में पारित कराना होता है, वरना बिल स्वतः ही रद्द हो जाता है। इस बिल की मियाद 3 अप्रैल को पूरी हो गई है। इस कारण एक बार फिर फैसला पलटने की कवायद शुरू हो गई है। तो ब्रजेश जी, कैसे देखा जाए, क्योंकि यही वो बीजेपी है कि जो इसका विरोध कर रही थी और बीजेपी के कई सारे नेता भी चाहते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही महापौर और नगर पालिका जो अध्यक्ष हैं या बाकी जो तमाम पोस्ट हैं उनका चुनाव हो। देखिए मनोज जी, एक तरह से हम ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं कि जो अध्यादेश सरकार लाई थी उसकी म्याद खत्म हो गई। बिल्कुल। और चुनाव की प्रक्रिया में एक तरह से माहौल बनने लगा है। कोरोना जैसे ही काबू में आएगा, चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले भी हाईकोर्ट चुनाव कराने के निर्देश दे चुका था। क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल में भी चुनाव चल रहे थे और आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर एक याचिका दायर की गई थी इंदौर हाईकोर्ट में, जबलपुर हाईकोर्ट में उसमें कहा गया था कि रोटेशन का पालन नहीं किया गया। ग्वालियर में भी आज 1995 से ये प्रक्रिया सेम चली आ रही है, तो इस कारण उस पर रोक लग गई थी और समय दे दिया गया था 3 महीने का। तो वो समय भी पूरा हो गया। कोरोना पे जो रफ्तार बढ़ी थी, सेकंड लहर आई थी, उस पर भी हम देख रहे हैं कि नियंत्रण पा लिया है सरकार ने। और इस बीच में आपने देखा होगा कि गुजरात जैसे राज्यों में भी नगरीय निकाय के चुनाव हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए हैं। बिल्कुल मनोज जी, तो पहले ही हम वहाँ बहुत लेट हो चुके हैं मध्य प्रदेश नगरीय निकाय के चुनाव कराने में, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी, जब 15 माह की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी, वो चाहती थी कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराया जाए, जबकि पहले से ही प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हो रहे थे। उसके पीछे कांग्रेस की मंशा थी कि उसको लग रहा था कि जिन 16 नगर निगमों में भाजपा का कब्जा है, हम उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, तो एक तो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी की मैसेज जाएगा लोगों में कि सरकार के विरोध में लहर चलने लगी है और माहौल बनने लगा है। तो वो प्रत्यक्ष तरीके से ना कराकर पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष का और महापौर का चयन कराना चाहती थी। इस कारण जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, हमने देखा शिवराज सरकार ने कैबिनेट में ये निर्णय लिया कि हम प्रत्यक्ष तरीके से ही चुनाव कराएंगे। एक अध्यादेश भी लाई थी जिसको राज्यपाल के पास भेजा गया था। इससे पहले हम पृष्ठभूमि में जाएं तो इस अध्यादेश को लेकर भी जिस तरह से एक्ट में संशोधन किया था कांग्रेस सरकार ने, उसका भाजपा विरोध करती आई थी और राज्यपाल ने भी उस अध्यादेश पर साइन करने से इनकार कर दिया था। तो बड़ा विवाद हुआ था ये मामले में, कोर्ट जाने तक दावे आपत्ति भी मंगा लिए थे ताकि जनता की राय भी जानी जाए। बिल्कुल मनोज, लेकिन कांग्रेस सरकार उसको विधानसभा के माध्यम से एक्ट में संशोधन करने में सफल हो गई थी। इस कारण यदि आपको एक्ट में बदलाव करना है, संशोधन करना है, तो आपको बिल पास कराना पड़ता है, विधानसभा के माध्यम से ही होता है। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है कि आप 6 महीने के लिए अध्यादेश लाएं और उसको राज्यपाल मंजूरी दे दें, आप उस तरह से चुनाव करा लें। तो उसकी म्याद 3 अप्रैल को खत्म हो गई। तो निश्चित तौर पर सरकार के पास 2 विकल्प बचते हैं मनोज जी, या तो वो अध्यादेश फिर लेकर आए और राज्यपाल उसको मंजूरी दे दें और उसके माध्यम से चुनाव करा ले, या फिर विधानसभा सत्र में वो बिल को पास करा ले। और इसी में आरक्षण को लेकर जो कुछ सवाल उठ रहे थे उसको लेकर भी 21 जून को हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है सरकार से, आखिरी तारीख दी है। और इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी और जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, तो सरकार के पास भी हम कह सकते हैं अभी 10 से 12 दिन का समय है। बिल्कुल मनोज जी, सरकार
भी देखिए, पहले भी सरकार तैयार हो गई थी, भाजपा ने अपनी तैयारियां कर ली थी और चुनाव आयोग तो पहले ही कह चुका था कि हम पूरी प्रक्रिया हमने लगभग पूरी कर ली है, हम कभी भी चुनाव करा सकते हैं। तो बीच में ये बात आई थी कि नगरीय निकाय के चुनाव ना कराकर हम पंचायतों के चुनाव करा लेते, नगरीय निकाय चुनाव के बाद में करा लेंगे। लेकिन जो कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ उसमें, इस कारण नई प्रक्रिया शुरू करने की बात हुई और तब से प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मुझे लगता है कि अब सरकार जिस तरह से कर्मचारियों को भत्ते भी दे रही है, तो वो नगरीय निकाय की चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। और अध्यादेश के बारे में भी जो हमारे सूत्र बताते हैं कि फिर से तैयारी हो गई कि अध्यादेश लाया जाएगा, इस पर तैयारियां करने को सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। विभाग से कह दिया है कि आप तैयारी कर लीजिए, हम प्रत्यक्ष तरीके से ही चुनाव कराएंगे महापौर का अध्यक्ष। लेकिन मनोज जी, इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराने की कांग्रेस की मंशा थी, उसमें भाजपा के कुछ विधायकों की भी सहमति है। बिल्कुल, ये बड़ा दिलचस्प है। आपको इसके पीछे कारण क्या लग रहा है? देखिए मनोज जी, क्या है कि यदि आप नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों से महापौर को चुनते हैं और नगर पालिकाओं में पार्षद अध्यक्ष चुनता है, तो एक तरह से विधायकों की चलने लगती है। यदि आप महापौर का चयन करते हैं, महापौर सीधी जनता चुनती है, तो आप महापौर का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं और महापौर पर उतना प्रेशर विधायक नहीं बना पाते, सांसद नहीं बना पाते हैं। तो ये एक वजह, सबसे बड़ी वजह है कि यदि फायदा ये कि उसके पास जो पावर है विधायक, महापौर के पास अगर बात करें तो विधायक एक क्षेत्र में सीमित है, वो महापौर पूरे शहर में, तो जहाँ चाहे वो करवा सकता है। बिल्कुल, वो प्रथम नागरिक भी कहलाता है मनोज जी शहर का। और महापौर के पास ज्यादा पावर होते हैं, वो कई विधानसभा क्षेत्र उसके दायरे में आते हैं। उस समय क्या होता है कि जब महापौर यदि आपके गुट का नहीं है, गुटबाजी भी होती है सभी दलों में, तो आप देखिए जब वो उससे क्षेत्र के पार्षदों के काम नहीं करता है, वो पार्षदों के पास सीमित अधिकार होते हैं और महापौर के पास तो सारा बजट से लेकर तमाम तरह की होती है, तो विधायक की चल नहीं पाती है। यदि पार्षदों के माध्यम से अप्रत्यक्ष तरीके से यदि महापौर का चयन करते हैं, तो उन पर एक प्रेशर रहता है कि 6 महीने 2 साल बाद 2.5 साल बाद एक अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, पार्षदों ने मुझे साथ नहीं दिया तो मेरी कुर्सी खतरे में हो जाएगी और दूसरा कोई महापौर बन जाएगा। तो प्रेशर में काम करता है, जैसा हमने पहले भी देखा है। तो महापौर को उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती है, वो एक तरफा काम नहीं कर पाता है, ज़्यादा जो उसके हित में काम होंगे वो पार्षदों के दबाव में पूरे 5 साल रहता है। और उससे साथ साथ मूल रूप से विधायकों का दबाव रहता है, क्योंकि विधायक पार्षदों को टिकट दिलवाते हैं। तो एक बड़ी, सबसे बड़ी वजह यही थी मनोज जी कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रणाली में बहुत कुछ फर्क पड़ता है, लोगों को भुगतना पड़ता है, जनता जो नगर क्षेत्र की जनता है उसको भुगतना पड़ता है। साल भर 5 साल तक ये झगड़े चलते रहते हैं, महापौर उनको बनाने में लगा रहता है। हमने देखा था जब पहले महापौर थे उमाशंकर गुप्ता, अविश्वास प्रस्ताव आया था, किस तरह से विपक्ष को मनाने की, पार्षदों को मनाने की, खरीद फरोख्त का जो काम होता था वो उस पर प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के अंकुश लग गया है। जिस तरह से आप प्रधानमंत्री का चुनाव, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है दूसरे देशों में, तो यदि वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है और हमारे यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। प्रधानमंत्री चुनते हैं और इसी तरह मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो जो खरीद फरोख्त की जो नीचे ज्यादा व्यवस्था होती, नीचे ज्यादा खरीद फरोख्त होती है पार्षदों में, और खास तौर से अगर आपके मान लीजिए पार्टी के पार्षद कम है और अगर आपको महापौर बनना है, तो ऐसे में आशंका और बढ़ जाती है। बिल्कुल मनोज जी, यदि हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस क्यों चाहती थी 15 माह में कि वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए, क्योंकि उसको शंका थी कि यदि हम उतने पार्षद जीत कर नहीं आ पाएंगे तो हम नगरीय निकायों पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, दूसरे दल के पार्षदों को, निर्दलियों को खरीदा जाता है, तोड़ा जाता है और अपना अध्यक्ष और महापौर बना लिया जाता है। तो एक तरह से कहते हैं कि हम भाजपा का इतने नगरीय निकायों पे कब्जा है, तो अभी हम किस आधार पे कहते हैं, भले ही कई जगह परिषद कांग्रेस की रही हो लेकिन महापौर जीत जाता तो हम कहते हैं कि बीजेपी का कब्जा है। यही हालात यदि अप्रत्यक्ष तरीके से कराते और कांग्रेस ज्यादातर नगरीय निकायों पे कब्जा कर लेती, तो ये कहा जाता कि कांग्रेस का ज्यादातर नगरीय निकायों पे कब्जा है। तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा भी कि कम पार्षदों के बाद भी कई जगह कांग्रेस ने अपने महापौर बनवा लिए थे। बिल्कुल मनोज, प्रणाली से। तो ये प्रणाली से नुकसान ही है एक तरह से, लेकिन विधायकों का जो मंशा है वो पार्टी मुझे नहीं लगता कि भाजपा मानेगी, क्योंकि भाजपा ने डिसाइड किया था, सरकार ने डिसाइड किया था, आज वो पहले पीछे कदम कैसे उठा सकती, इसलिए अध्यादेश लाने की फिर से तैयारी शुरू हो गई। मुझे लगता है फिर कोई बड़े नेता को आपको और महापौर बनाना है तो आप उम्मीद वो भी नहीं चाहेगा कि वो पार्षद का चुनाव लड़े, ताकि वो पार्षदों के बीच में से उसको महापौर या अध्यक्ष बनाया निश्चित तौर पर भाजपा विधायक कई बार इसमें ये भी तर्क दे रहे हैं कि 16 नगरीय निकायों पे भाजपा ही का कब्जा था, तो हम वो कब्जा बरकरार नहीं रख पाएंगे, इसलिए एक तर्क भी दिए जा रहे हैं। तो अपने अपने तर्क होते हैं, लेकिन जो भाजपा पहले से अडिग थी उस पर फैसले पे, उसी पे आगे बढ़ती हमको दिख रही है। विभाग भी आगे बढ़ते दिख रहा है और मुख्यमंत्री और भाजपा संगठन भी उस पर आगे बढ़ते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि भाजपा विधायकों का दबाव यहाँ काम कर पाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो चलते हैं अब अगली खबर का रुख करते हैं। हिंदी फिल्मों का एक हिट गाना है मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, गोविंदा अभिनीत ये फिल्म थी। ऐसा ही प्रदेश के अफसरों का है हाल हो गया है, खासकर जिलों की बागडोर संभाल रहे अधिकारियों का। राज्य सरकार ने उन पर जिम्मेदारी क्या छोड़ी, मन मर्जी के फरमान जारी करने लगे।
कोई अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा रहा है तो कोई कर्मचारियों पर अपनी मर्जी लाद रहा है। सतना कलेक्टर अजय कटारिया ने आदेश जारी कर दिया कि वैक्सीनेशन नहीं कराने वाले कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि 30 जून तक सभी शासकीय कर्मचारी वैक्सीनेशन करवा लें, उनका जून का वेतन इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जा सकेगा। उमरिया कलेक्टर ने भी होटल और नेशनल पार्क में प्रवेश से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया। वन विभाग ने 2 कदम आगे बढ़कर सर्दी खांसी होने पर अपने ही कर्मचारियों को नेशनल पार्क में प्रवेश पर ही रोक लगा दी, जबकि वन मंत्री विजय शाह 30 जून तक पार्कों में पर्यटन चालू रखने की घोषणा कर चुके हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने की कई नई रियायतें भी दी हैं। इस तरह के अलग अलग आदेश जारी हो रहे हैं। मनोज जी, इसको किस तरह से आप देखते हैं? हमने देखा है कि पहले चरण में जब कोरोना काल आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में पूरी कोरोना गाइडलाइन की बागडोर थी, पूरे देश में एक तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ था। फिर मुख्यमंत्रियों ने आवाज उठाई कि राज्यों को स्वायत्तता दी जाए, राज्य को अधिकार दिए जाए, वो अपने हिसाब से काम करें। तो दूसरी लहर में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने राज्यों को अधिकार दे दिए, उससे व्यवस्थाएं गड़बड़ाने लगी, सही तरह से पटरी पर नहीं आ पाई, तो उन्होंने फिर अपने हाथ में ले लिया। इसी तरह हमने देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कलेक्टरों को, जिलाधिकारियों को दे दिया गई जिम्मेदारी कि आप कोरोना पर नियंत्रण पाइए और लॉकडाउन का नियम बनाइए। तो आप देखिए इस तरह के आदेश निकल रहे हैं। तो अब राज्य सरकार ने फिर अपने हाथ में ले लिया, लेकिन एक फौरी गाइडलाइन बनाई, उससे परे जाकर भी अधिकारी आदेश दे रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं अधिकारियों के आदेशों को? बिल्कुल ब्रजेश जी, जो आपने कहा, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो जो कोरोना गाइडलाइन है वो अंधों का हाथी हो गई। सब अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करने में जुटे हुए हैं। कई सारे आदेश इसकी गवाही। हम जो नेशनल पार्क का आप जिक्र कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि भोपाल के वन विहार में भी शुरू किया गया था। एक दिन बाद ही यहाँ पर रोक दिया गया पर्यटकों को कि यहाँ प्रवेश करना आपका निषेध है, जबकि वो शहर के बीच में कई सारे वहाँ पे आप प्रिकॉशंस ले सकते थे। जिस जिक्र आप कर रहे हैं, हमने अपने इस कार्यक्रम में पहले भी जिक्र किया था कि कैसे सेक्स सैलून वर्कर और सेक्स वर्करों के बीच के अंतर को कैसे तरीके से निपटाने का प्रयास किया गया था विवाद के बाद। अभी हम देखें कि कलेक्टरों ने कई जिलों में हमने देखा कि अब तो कई सारे मार्केट, या भोपाल की बात करें कि खुल गए हैं 10 तारीख से। कई सारे जिलों में हमने देखा कि शादी की अनुमति दे दी थी, लेकिन ज्वेलरी की दुकानें बंद थी, कपड़े की दुकानें बंद थी। तो अगर आदमी को घर में शादी करना है तो कपड़े नहीं होंगे नए, ज्वेलरी नहीं होगी, तो शादी कैसे करेगा? भले अब वो 2 लोगों के बीच आप वो शादी करा सकते हैं। बालाघाट में तो एक तरफा जाके लॉकडाउन के निर्देश दिए थे, फिर सरकार को फटकार लगाना पड़ा। बिल्कुल। उज्जैन में हमने देखा कि कलेक्टर ने कह दिया था कि आप शादी का कार्ड लाइए, किराना दुकान से खरीदी कर लीजिए, लेकिन जो कार्ड छापने की जो दुकानें थी वो आपने बंद कर रखी थी, तो आदमी कार्ड कहाँ छपवाता। तो जो आप जिक्र कर रहे हैं, असल में हो ये रहा है कि अफसर अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं, वो जिनको ज़मीनी हकीकत का कुछ ज्ञान होता नहीं है। भोपाल में हम देखते हैं कि हमने, कलेक्टरों ने कहा कि हमको रिकॉर्ड बनाना है, तो हमने देखा कि सारे मार्केटों में वैक्सीनेशन की तैयारी की। एक दिन में 40,000 इंजेक्शन वैक्सीन कर दी आपने, अगले दिन 16,000 पे आ गए। तीसरे दिन हालात ये हैं कि आपके 15 या 16 सेंटरों पे ही वैक्सीन लग रहा है, बाकी जगह बंद है। वो हम देख रहे हैं कि माल आपने बंद कर दिए हैं, कि आपने कहा कि भीड़ हो रही है, लेकिन जो बड़े बाजार है हम देख रहे हैं कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो अगर माल में भी वो माल का मालिक नहीं है, वो एक छोटा दुकानदार है जो उस माल में दुकान चला रहा है, जैसे एक दुकानदार किसी बाजार में दुकान चला रहा है। तो जब सब कुछ ओपन कर रहे थे, बार संज्ञान में आता, जैसे इंदौर का हम जिक्र करें तो वहाँ पे भाजपा के महासचिव हैं जो कैलाश विजयवर्गीय, उनने भी आपत्ति जताई थी कि किस तरह से तानाशाही चल रही है। तो ऐसे विरोध के स्वर भी उठे हैं कलेक्टरों के निर्णयों के ऊपर। तो क्यों नहीं आपको लगता है कि राज्य सरकार पूरी तरह, जैसे केंद्र ने अपने हाथ में ले लिया कोरोना को लेकर, वैसे राज्य सरकार भी अपने हाथ में ले ले? बिल्कुल। देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं उसमें, जो आपने कहा वो भी हो सकता है। दूसरा, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए हैं अपने जिलों में, हम देख रहे हैं कि कई सारे जनप्रतिनिधि उसमें पहुंचते ही नहीं है। तो जो इक्का दुक्का जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं वो सही से या तो अफसरों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, या अफसर उनको अपने हिसाब से कन्विंस करा के उनको मंजूर करा लेते हैं। होना चाहिए कि जिला जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है वो उसके बाद वो अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजे कलेक्टर के माध्यम से, और उसके अंदर ये निर्णय कर लिया जाए कि 3 घंटे या 6 घंटे के अंदर इस पर निर्णय होगा। तो राज्य सरकार एक अधिकारी का अफसर बना दे, एक नोडल अधिकारी बना दे भोपाल में बैठकर, कि जिस जिले से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आए, रिपोर्ट आए, एक कमेटी यहाँ इसको रिव्यू करे। उनको लगता है कि कलेक्टर या किस मैनेजमेंट कमेटी ने कुछ गलतियाँ की, वो उसको दुरुस्त करे और जिला के माध्यम से उसको लागू करा दे। तो मुझे लगता है इसमें कई सारी जो सिमिलरिटी है वो आ जाएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मंडीदीप में कुछ और नियम है और मिसरोद में कुछ और, क्योंकि जिला अलग है,
डिस्टेंस 1 किलोमीटर की दूरी में एक नियम बदल जाता है, दूसरे में आप दूसरा एक नियम जिले में बदल जाता शादी है। की अनुमति दे रहे हो, दूसरे जिले में प्रतिबंध है, यदि वहां से बारात आना होगी तो किस तरह से आएगी? बिल्कुल, हमने देखा दतिया का उदाहरण है कि दतिया में उन्होंने कहा कि 5 लोग जाएंगे शादी में। भिंड में अनुमति 25 लोगों की थी, आदमी ने गाड़ी उठाई, भिंड में गए, शादी कर ली 25 लोगों के साथ। तो ऐसे नियम का फायदा क्या, क्योंकि वही 25 लोग कोरोना कैरियर भी बन सकते हैं कोरोना वॉरियर की जगह। तो ये जो फैसले हैं इनको रिव्यू करते रहना चाहिए कि ये किस स्तर पे होना चाहिए। अभी अब खबरें आ रही हैं कि पॉजिटिविटी रेट कम है, तो हम पहले और ज़्यादा हम लोगों को सुविधा दे सकते हैं। तो होना ही चाहिए कि आप बाज़ारों की स्थितियों का आकलन करिए, बाकी तमाम चीज़ों पर नज़रें रखिए, और आप ये किसको पत्थर की लकीर मानकर मत चलिए। हो आपको अगर दिन में 2 बार निर्णय बदलना पड़े तो आप उसको बदल लिए। तो मनोज जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अधिकारियों में समन्वय नहीं है? कुछ अधिकारी बैठ के आपस में डिस्कस करें और उसके बाद ये निर्णय लागू करें। क्या एक तरफा एक अधिकारी के हाथ में सब कुछ है कि उन्होंने मनमर्जी के जो मन में आया, रात में सपने देखा और सुबह आदेश जारी कर दिए? आप देखिए कि अभी PHQ ने एक आदेश जारी किया कि योजना शाखा ने कि SC ST और महिलाओं की एक अलग कंपनी बनाई जाएगी। किस तरह के आदेश हैं? पहले भी हमने देखा सेक्स वर्कर की जगह आपको टाइपिंग एरर बताना पड़ा, अब भी PHQ ने उस आदेश में टाइपिंग एरर की बात करी। तो ये टाइपिंग एरर ज्यादा मददगार साबित नहीं हो रहा अधिकारियों के लिए? नहीं तो आप ये एक और बड़ी बात है आपने जो कहा है कि आप अगर हम उन आदेशों को देखेंगे तो उसमें कम से कम 20 विभागों के नीचे नाम लिखे रहते हैं कि कॉपी टू फलाने फलाने फलाने। तो ये या तो सारे लोग या तो देख नहीं रहे हैं, क्योंकि अनपढ़ तो हो नहीं सकते, इतने बड़े पदों पर पढ़े लिखे ही हैं। तो अगर ये आदेश जारी हो रहा है तो इस पर कम से कम ये देखना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए कम से कम उन पर एक्शन होना चाहिए। अब हो जो रहा है, जो आप कह रहे हैं सपने की बात, अभी हम जैसे मुरैना का एक उदाहरण है कि वहाँ जिला जो खनिज अधिकारी हैं या उनकी टीम पर पिछले 6 बार हमले हो चुके हैं। कल भी 2 दिन पहले उन पर फायरिंग होती है, इसके बाद वो थाने में फ़ोन लगाती है तो थाना प्रभारी कहते हैं जब फोर्स आएगी तब भेजेंगे। तो आप अंदाज लगाइए, एक विभाग का अधिकारी बदमाशों से घिरा, पुलिस विभाग ये कह रहा माइनिंग वालों से कि हमारे पास जब फोर्स होगी भेजेंगे। उस जिले का एडिशनल SP ये कहता है कि हमारी तो मीटिंग में चर्चा हुई थी कि जब आप कार्रवाई करने जाएंगे तो पहले हमको बताएंगे। तो आप सोचिए कि जब अगर कोई अपराध हो रहा है, चाहे वो माइनिंग का हो, चाहे शराब का हो, जंगल का हो या पुलिस से जुड़ा हुआ, तो क्या वो इंतज़ार करे कि वो किसी का इंतज़ार करे कि वो अधिकारी आएगा, फोर्स लेकर आएगा तब हम उसको रोकने की कार्रवाई करें? तो ये जो अफसर हैं, जो टाइपिंग एरर वाले हैं या जानबूझ के जो आदेशों की आड़ में लूप होल निकालते हैं, माफियाओं को बचाना चाहते हैं या अपने अधिकारियों को बचाना चाहते हैं, उन पर एक्शन बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी है ब्रजेश जी। मतलब एक तरह से ये है कि टाइपिंग एरर बता के वो खुद की नासमझी को ढकने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर ये जो कमिश्नर होते हैं जिले में, रेंज में और संभाग में IG होते हैं, जिस तरह से इनका काम समन्वय बनाना होता है, फिर क्या वजह लगती है कि आपको वरिष्ठ अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे? क्या जिला प्रशासन में पुलिस में समन्वय नहीं बन रहा है, खनिज विभाग में पुलिस में समन्वय नहीं बन रहा है, एक पिटता है दूसरा नहीं जाता? तो क्या वजह है? इनकी जिम्मेदारी है ना महत्वपूर्ण तो ये। बिल्कुल, लेकिन कई बार होता है कई लोगों की चूंकि पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है और कई सारे राजनीतिक हित होते हैं, किसी का हित छुपा हुआ है, किसी में किसी का हित छुपा है। वो माइनिंग के मामले सबको पता है, सरकारें किसी की भी हो तो उसमें जो राजनेता हैं, जो जिले के प्रभावशाली लोग हैं, नेता हैं, अफसर हैं, उनकी एक साठगांठ होती है। हमारे सामने होशंगाबाद का उदाहरण है, ऐसे तमाम सारे जिलों के उदाहरण हैं हमारे सामने कि कई बार हमने भोपाल में देखा कि डंपर रात में पुलिस कहती है 200 डंपर पकड़े, जब सुबह देखते हैं तो 2 डंपर खड़े मिलते हैं कि रातों रात वो कहाँ चले गए। तो कहा जाता है उनके कागज़ सही थे, जब कागज़ सही थे तो आपने पकड़ा क्यों था? तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं। तो कई बार ये होता है कि पुलिस या बाकी जो अफसर है वो सोचते हैं कि अपनी जांग ना उगाड़ें तो बेहतर है। तो सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे अफसरों पर और इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर कि ये हमने एक पिक्चर में एक डायलॉग सुना था कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से कोई चप्पल भी चोरी नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऊपर से उनको फ्री हैंड हो जाए तो ये जो फिल्मी डायलॉग है वो रियल में भी हम इसको सच साबित होता देख सकते हैं। तो चलिए मनोज जी, अगली खबर का रुख करते हैं। बिल्कुल, कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक हो रही थी, लेकिन पिछले दिनों जब लंबे अरसे बाद पहली बार मंत्रालय में फिजिकल तरीके से कैबिनेट बैठक हुई तब बवाल मच गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक योजना के बजट में ज़्यादा छूट देने पर बिफर गए। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि किसी भी मामले में असमर्थता जताना विद्रोह या नाराजगी नहीं है, लेकिन धुआं उठाए तो कहीं ना कहीं आग तो लगी है और इस आग को हवा देने पिछले दिनों कई कोशिशें भी किसी से छुपी नहीं। लेकिन इसके पीछे एक और वजह भी बताई जा रही है, वह है अफसरों से नाराजगी। सुना है कि मंत्री जी को एक शीर्ष अफसर भाव नहीं दे रहे, इस कारण पॉलिटिकल प्रेशर के बाद अफसरों पर प्रेशर का नया दाव था। अब यह कितना कारगर होगा तो ये भविष्य में पता चलेगा, लेकिन प्रशासनिक गलियारे में चर्चा खूब है। साथ ही ये संकेत भी हैं कि अगली बैठक भी हंगामेदार होती रहेंगी। तो निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, जो हंगामा हमने सुना और उसके बाद खबर आई कि दिल्ली में शिकायत हुई, उसके पहले उन्होंने संगठन के मुखिया से जाकर मुलाकात की,
संगठन महामंत्री से मुलाकात की। तो एक ऐसा मंत्री जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि सरकार में नंबर 2 हैं, सरकार के जो हैं वो प्रवक्ता भी हैं कि सरकार का पक्ष रखते हैं, तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि इतना हंगामेदार ये बैठक रही हो। और दूसरा, जिस विभाग से जुड़े मामले थे उसको जुड़े मामलों को लेकर एक विवाद भी नया सामने आया, जिसमें 3000 से ज़्यादा करोड़ से ज़्यादा का एक घोटाला सामने आया, जिसकी जांच भी हुई है। तो ये जो अफसरशाही का जो कॉकटेल बन गया है और जिसमें कहीं कहीं नेता भी इन्वॉल्व हैं, तो क्या वक्त नहीं आ गया आपको लगता है कि इन सबको अलग अलग क्लेरिफिकेशन इनका है, इन सबको अलग नज़रिए से देखा जाए और ये पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक रूप से बताया जाए कि ये क्यों योजना जरूरी, इनके पीछे की कहानी क्या है? निश्चित तौर पर मनोज जी, पब्लिक डोमेन में यदि ये चीज़ें डाली जाएंगी तो इस तरह के घोटाले बाद में कभी उजागर नहीं होंगे। पारदर्शिता जरूरी है सरकार में, पारदर्शिता यदि आप लाएंगे, लेकिन वो हो क्यों नहीं पाती है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप खुद बता रहे हैं कि गठजोड़ है कहीं ना कहीं, अफसरों का, नेताओं का गठजोड़ है, जो शुभ लाभ के जो उनके मतलब है उसकी वजह से ये निजाम एक तरह से हावी हो गया है राजनेताओं पर। और जो कैबिनेट की आप बात कर रहे हैं जो हंगामेदार हुई है, तो उससे पहले भी आप देखिए कि किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश खासकर राजधानी में घटित हुए, प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेला गया। उसकी एक सबसे बड़ी वजह मनोज जी, जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं, गृह मंत्री हैं, वो पहले भी अपनी पीड़ा और दर्द जाहिर कर चुके हैं। खुद उन्होंने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को चिट्ठी लिखी थी, बताइए मैं किसका तबादला कर सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि IAS IPS के जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं उनके तबादले मुख्यमंत्री करते हैं और बाकी तबादला बोर्ड बना हुआ है पुलिस महकमे में, जो DSP स्तर के तबादले करता है। तो अब मंत्री की भूमिका क्या रह जाती है? तो जो कुछ बचे वो प्रभारी मंत्री कर दे, प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये छटपटाहट थी। और इसके कारण जो प्रेशर पॉलिटिक्स लंबे समय से चल रही थी वो कहीं असर दिखाती नहीं दिखी। तो जब एक मौका मिला, कोरोना काल के कारण लंबे समय से कैबिनेट की बैठक जो हो रही थी वो वर्चुअल हो रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी, तो उसमें इतनी संभावना रहती नहीं है कि आप बात कर सको, एक प्रेशर बना सको अधिकारियों पर। ये पहली बार फिजिकल बैठक हुई लंबे अरसे बाद, कोरोना काल को देखते हुए मंत्रालय में मंत्री बैठे, इसमें जो सिंधिया खेमे के मंत्री आए थे वो भी थे शामिल। तो इस बैठक में एक मौका था कि अधिकारियों पर आप अपना वो प्रेशर डाल सको, अपना बता सको कि मैं नंबर 2 का व्यक्ति हूँ, नंबर 2 का मंत्री। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि हमने वो दौर भी देखा है जब सरकार का गठन हुआ था, तब जो सबसे ज़्यादा मंत्रियों की भीड़ थी वो नरोत्तम मिश्रा के मंगले पे दिखती थी, लेकिन इस बैठक में हमने देखा उनके दोनों पड़ोसियों ने उनका साथ नहीं दिया। एक तो उनके जो पड़ोस में रह रहे तुलसी सिलावट, और दूसरे जिले के हिसाब से कि दतिया के पड़ोसी भिंड वाले अरविंद भदौरिया। देखिए मनोज जी, अरविंद भदौरिया ने उनको समझाने की कोशिश की थी कि ये मुद्दे को यहाँ ना उठाया जाए, और तुलसी सिलावट का तो साथ देने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनके क्षेत्र की योजना थी वो, तो जिसमें छूट दी गई थी, तो वो तो उसके पक्ष में थे। और उन्होंने सबसे अपील भी की थी बैठक में कि आप इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिए। मुख्यमंत्री इस मामले में पूरे खामोश रहे, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पर निशाना नहीं था उनका निशाना था अधिकारियों पर प्रेशर बनाने का, खासकर CS पर। CS जिस तरह से उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनके मामलों में कार्रवाई नहीं हो रही थी, उस तड़प के कारण वो यहाँ पे वो देना चाहते थे, एक संकेत देना चाहते थे कि मुझे कमजोर मत समझिए, मैं नंबर 2 का हूँ, नंबर 2 का हैसियत रखता हूँ मध्य प्रदेश में। इसके बाद वो किस तरह संगठन में जाते हैं, फिर दिल्ली जाने की उनकी बात उठती, हालांकि वो सफाई देते हैं कि दिल्ली में वो उनके एक मित्र भर्ती थे अस्पताल में, उनसे मिलने गए थे। लेकिन अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं कि वो JP नड्डा जी से, संगठन में शीर्ष नेताओं से मिलने गए थे। चूंकि उत्तर प्रदेश का मामला भी चल रहा था, इस कारण उसकी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे, बड़े नेताओं से। भविष्य में कभी मुलाकात होगी। तो जो नाराजगी वो बार बार जाहिर कर रहे हैं, इससे तो यही संकेत रहते हैं कि उन्होंने एक तरह से प्रेशर बनाने के लिए किया है, और मुझे लगता है कि इस कारण अब भविष्य में जो तबादला नीति वो भी नहीं आ पाएगी। बिल्कुल, एक बड़ी बात है। चलिए अब अगले खबर के लिए रुक करेंगे। मानसून आ गया है, लेकिन अब तक तबादला नीति को लेकर छाए बादल नहीं छटे, जबकि इस मौसम के आने तक तबादलों की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, लेकिन इस बार शुरुआत ही नहीं हो सकी। कोरोना महामारी के बीच तबादला नीति तो बनी, लेकिन अमल में नहीं आ पाई। इस कारण अन्य उद्योगों के साथ तबादला उद्योग भी ठप रहा। सूत्रों की माने तो इस बार तबादला नीति लागू नहीं होगी। इससे मंत्री और विधायकों से लेकर सत्ता से और संगठन से जुड़े रसूखदारों के अरमानों पर पानी फिरना तय है, क्योंकि मंदी के दौर में नेताओं को इसी उद्योग से मुनाफे की उम्मीद थी। तबादला नीति लागू नहीं होने के पीछे बार बार इसे लेकर उठ रहे सवाल और जिलों के प्रभारी मंत्री का चयन नहीं होना भी देखा जा रहा है। नीति भले ही लागू ना हो, लेकिन तबादले होते रहेंगे। कोरोना महामारी में जिम्मेदारों की भूमिका की समीक्षा के बाद कई जिलों के कलेक्टर SP बदले जा सकते हैं। साथ ही छुटपुट तबादले भी CM समन्वय से होते रहेंगे।
तो मनोज जी, इस तबादला नीति तो बन चुकी है, लागू नहीं हुई, और लागू नहीं होने से पहले तमाम तरह के विवाद उठ रहे हैं, मंत्री नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है भविष्य में तबादला नीति लागू होगी? क्योंकि मानसून आ गया, अब तक तो सारे तबादले हो जाते थे। बिल्कुल बड़ी बात है, और हमने इस कार्यक्रम में पिछली बार भी जिक्र किया था कि जिस प्रकार से समय गुजर रहा है, क्योंकि अब अगर हम बात करें तो जून का पहला पखवाड़ा लगभग गुजर चुका है। अब जो स्थितियां बन रही है, सरकार ने भी कहा है कि स्कूल जो खोलने की तैयारी 15 जून के बाद की है। तो ऐसे में अगर आप ट्रांसफ़र आप करते हैं और वो एक नीति नहीं है आपके पास, क्योंकि और अब जब मानसून जब सर पर आ गया है तो ट्रांसफ़रों पर वैसे भी रोक लग जाती है। और दूसरा, अगर आप आज की स्थिति में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो सरकारी कर्मचारी, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों के एडमिशन की, कि उनका एडमिशन कहाँ करा। ये बात हो रही है कि कोरोना में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, अभी फिजिकल क्लासेस नहीं लग रही है। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना फिलहाल नियंत्रण में और सरकार की जो तैयारी वैक्सीनेशन की, उससे लग रहा है कि जल्दी से स्कूल खोलने की तैयारी हो सकती है। और भी तमाम सारे कारण हैं, तो हो सकता है कि इनको मद्देनज़र ये ट्रांसफ़र ना हुए। और जो सबसे बड़ा आपने कारण बताया है कि प्रभारी मंत्री नियुक्त हुए नहीं है, और जो तबादले हैं वो तो सरकार कर ही रही है, क्योंकि लगातार हम देखें कि शुक्रवार को भी एक तबादला नहीं, जो नगरीय विभाग है उसमें तबादले हो रहे हैं। यदि तबादला उद्योग से रोक नहीं हटती है तो आपको नहीं लगता है कि मंत्रियों में जो नाराजगी हम देखने को मिल रही है वो और ज़्यादा भड़केगी, विधायकों में भी नाराजगी दिखेगी? तो सरकार के लिए तो ये संकट की बात होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन दोहरा संकट उसके सामने भी, क्योंकि जो सक्षम है वो तो इक्का दुक्का जो ट्रांसफ़र है हम देख रहे हैं, सिंगल आदेश है, वो उन्हीं के निकलते हैं, या तो सरकार जिससे बहुत नाराज हो या सरकार की जिसमें बहुत बड़ी अप्रोच हो। तो ये दोनों चीज़ें इसमें दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो उद्योग का, तब भले वो एक बड़े उद्योग के रूप में ना हो रहा हो, लेकिन लघु या कुटीर उद्योग के रूप में ये शुरुआत इसकी हम कह सकते हैं हो गई है। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि सारे तबादले जो हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री के समन्वय से हो रहे हैं। तो आपको लगता है हो सकता है भविष्य में ऐसी संभावना देखते हैं कि आपके जिलों में जिला प्रभारी मंत्री बना दिए जाएंगे तो तबादलों की थोड़ी रियायत मिल जाएगी कि जिलों में आप कर लीजिए, बाकी व्यापक तरीके से ना हो? देखिए, एक संभावना जो कह रहा आप वो हो भी सकती है, लेकिन वो इस पर निर्भर करेगा कि ये कब तक आप कर लेते हैं। क्योंकि अगर अब जून निकल जाता है, फिर जुलाई के बाद जब स्कूलों का सेशन जैसे हम कह रहे हैं, और तमाम सारी चीज़ों पर सरकार का ध्यान रहेगा। और हम जिनकी बात कर रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव, क्योंकि 21 जून के बाद भी जब चुनाव हो सकता है सरकार घोषणा कर दे, तब फिर उस पर तबादलों पर वैसे भी रोक लग जाएगी। तो इसके बाद तो संभावना बनती नहीं है। और अगर प्रभारी मंत्री बन जाते तो उनको किस स्तर तक के तबादले का अधिकार है, ये पूरी तबादला नीति में स्पष्ट है कि वो चतुर्थ श्रेणी या तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जो उससे ऊपर के अधिकारी हैं उन सारे के सारे वो इस स्थिति में नहीं है कि मुख्यमंत्री तक उनकी अप्रोच हो या तबादला बोर्ड तक वो जा पाएँ सीधे। तो कह सकते हैं कि इस साल इस उद्योग को गति नहीं मिलने वाली है। निश्चित तौर पर उम्मीद भी ऐसी नज़र आ रही है, आगे के आसार भी ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से अन्य उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, तो ये उद्योग भी इस बार मंदी के दौर से ही गुजरेगा। फिलहाल खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर्कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।